गुड आफ्टरनून बच्चों हम स्टडी कर चुके हैं बेटा अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उन फैराडे के लॉज से हमें आंसर मिला क्या कि जब भी कभी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड जो हो रहा है वो लिंक होना ही सफिशिएंट नहीं है, उस लिंक के साथ साथ यदि फ्लक्स में चेंज आता है तो उसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट जो है वो मिलते हैं। So whenever amount of magnetic flux linked with the coil changes, then induced EMF is produced. और second law क्या था इसका? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, d phi by dt. और नेगेटिव साइन का मतलब क्या बताया था बेटा? नेगेटिव साइन is taken because the induced EMF always oppose any change in the magnetic flux associated with the circuit. ये क्या करेगी? उस मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है लिंक उसको अपोज करती है। सो नेगेटिव साइन इज टेकन एज बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। सो इफ वी हैव एन कॉइल्स, या ये कहें हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है या सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह से है जिसके अंदर कॉइल में एन टर्न्स हैं, तो उस केस में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे E इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। मतलब जितना हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे उसके रेस्पेक्ट में ईएमएफ भी इंक्रीज होगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट हमें याद रखना है बच्चों, फ्लक्स टाइम एज वेल एज ईएमएफ टाइम। हमें जनरली जो क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा इन पे बेस्ड, वो या तो हमें ग्राफ के मिलते हैं या फिर हमें वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिहाफ पे सोल्व करने होते हैं। तो जब भी बच्चों आपको फ्लक्स टाइम ग्राफ दे दे और आपसे कहे उस ग्राफ से ईएमएफ बताओ कितनी होगी, तो बेटा उस फ्लक्स टाइम ग्राफ से ईएमएफ जो है वो कैसे आएगी? स्लोप से, दैट इज डी फाई बाई डी टी। तो हमें फाई टी ग्राफ से ईएमएफ यदि कैलकुलेट करनी है तो हम वहां से स्लोप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टेन थीटा। उल्टा यदि हमें ईएमएफ टाइम ग्राफ दे रखा है, फ्लक्स पूछा है, देन बच्चों वी हैव टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व। तो उस केस में हमें एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना होगा। ये तो हो गई बात ग्राफ की। अब यदि इक्वेशन गिवन है तो बच्चों, तो बेटा जब भी हमें फ्लक्स टाइम इक्वेशन देके ईएमएफ पूछे तो हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और जब कभी हमें ई टी इक्वेशन देख के फाई पूछता है बेटा तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो फाई टी ग्राफ से ईएमएफ स्लोप से, ईएमएफ टाइम ग्राफ से फाई जो आएगा वो एरिया अंडर द कर्व से, फाई टी इक्वेशन से ई कैसे आएगा? डिफरेंशिएशन से, और ई टी इक्वेशन से फाई कैसे आएगा? इंटीग्रेशन। तो यहां से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और वी कैन से E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू फाई, द फाई इज बी ए कोस थीटा, जिसको हमने क्या लिखा बच्चों? इसको हमने लिखा है बेटा क्या? माइनस डी बाई डी टी, एंड इनसाइड जो फाई है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज बी ए कोस थीटा, भी इसको हम लिख सकते हैं, मीनिंग सेम होगा। अब बच्चों आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, तो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के क्या क्या मेथड्स हैं? तो हमारा आंसर होगा कि ईएमएफ प्रोड्यूस तब होगी जब फ्लक्स चेंज होगा। अब आपसे ये कहा जाए कि फ्लक्स चेंज कब होगा, तो आंसर है फ्लक्स इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। यदि हम फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगी। नंबर 2, यदि हम एरिया चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगी। और नंबर 3, जब हम थीटा चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मिलेगी। तो ये हमारे पास मेथड्स कहलाते हैं ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमने माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी के जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में जहां मैग्नेट कॉइल के पास आ रही है, दूर जा रही है, करंट कैरिंग कॉइल उस कॉइल के पास आ रहा था, दूर जा रहा था, तो उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था बच्चों, और इसीलिए वहां पर गैलोमीटर ने
डिफ्लेक्शन दिया था, इंड्यूस करंट की प्रेजेंस के बारे में बताया था। अब एरिया को और थीटा को चेंज करके भी हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो इन जनरल वी कैन राइट इफ बी चेंजेस, यदि फील्ड चेंज होता है तो हम लिखेंगे E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई इज बी ए कोस थीटा एंड से थीटा इज 0 कोस 0 1, तो बेटा ए बाहर ले लिया तो अंदर आ जाएगा डी बी बाई डी टी। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, वो हमें इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होगा और उस बी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में हम ए से मल्टीप्लाई करके ईएमएफ को सोल्व कर सकते हैं। तो इस केस में बेटा एवरेज ईएमएफ क्या होगी? सो एवरेज ईएमएफ ई इक्वल टू ए एंड दिस डीबी इज फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल फील्ड। और यदि माइनस साइन कॉमन लेके हम इनिशियल फील्ड माइनस फाइनल फील्ड कर दें तो वो माइनस बाहर वाले माइनस से कट जाएगा। तो अंदर क्या आ गया? बी आई माइनस बी एफ अपॉन टी। बी आई क्या है बेटा? इनिशियल फील्ड एंड बी एफ हमारा क्या है? फाइनल फील्ड। तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टी इंटू ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ईएमएफ whenever B changes, first method. Second, whenever A changes, तो यदि A change होता है so we can write E equal to minus D phi by dt and phi is B A cos 0 से theta is 0 suppose and cos 0 1, तो बेटा B constant है बाहर ले लिया तो अब E आ जाएगा minus B into dA by dt where dA is change in area which is the final area minus initial area। और यहां भी बच्चों माइनस साइन कॉमन लेके इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया कर दें तो वो माइनस बाहर वाले माइनस से कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा हमारा। तो ये कहलाता है बच्चों इस केस में एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू बी इनसाइड इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया अपॉन में T। ये हमारा एवरेज ईएमएफ है व्हेनेवर एरिया चेंजेस। एंड थर्ड, ये हम बात करेंगे आगे, ये भी बात करेंगे फिलहाल। जब कभी थीटा चेंज होगा बेटा तो हम सोल्व भी करेंगे और एसी डायनमो में जो हमारा रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा E इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और जो एवरेज ईएमएफ आएगी हमारी बच्चों E वो आएगी एन बी ए, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है? बी ए कोस थीटा और एन यदि टर्न से तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन बी ए कोस थीटा। अब इनिशियल थीटा थीटा 1 है, फाइनल थीटा थीटा 2 है, तो अब थीटा चेंज होगा तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 लिखेंगे और बाहर माइनस है तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तीन हमारे पास एवरेज ईएमएफ के फॉर्मूले आएंगे। कब? जब बी चेंज हो, जब एरिया चेंज हो और जब थीटा चेंज हो। तो ये हमारे पास कहलाता है फाई टी ई टी ग्राफ और इक्वेशन से किस किस तरह से क्या क्या करने से हमें दूसरा फैक्टर मिलता है। एंड स्टूडेंट्स नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेंज लॉ। तो बेटा अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द लेंज लॉ। बड़े ध्यान से देखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड काफी तरह के क्वेश्चंस भी हमें आगे मिलेंगे। तो बच्चों लेंज लॉ जो है ये हमसे क्या कहता है? तो सबसे पहली बात कि लेंज लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आंसर बेटा कि लेंज लॉ जो है ये हमें उस सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि यदि करंट फ्लो करता है सपोज करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हम साउथ पोलरिटी बोलेंगे। और बच्चों करंट यदि फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हम नॉर्थ पोलरिटी बोलेंगे। तो लेंज लॉ का जो बेसिकली सिग्निफिकेंस है ये हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ the polarity of induced EMF is generated in this manner such that it will oppose the cause which is responsible for its production। थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाई की हमने। क्या? द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो भी इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगी या करंट जो जनरेट होगा उसकी जो पोलरिटी होगी मे बी नॉर्थ और साउथ, वो जनरेट जो होगी वो इस मैनर में जनरेट होगी सच दैट इट अपोज, वो अपोज करेगी किसको बेटा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब ये कि जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस कब होगी? जब कभी फ्लक्स चेंज होगा। और बच्चों ये ईएमएफ उस फ्लक्स को ही अपोज करेगी, ये इस बात का मतलब है।
जैसे हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो अपने पेरेंट्स की वजह से है। ईएमएफ का एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से है। लेकिन हम बड़े होकर, या ये कहें अभी सही मान लेते हैं, बड़ा है तो बहुत दूर की बात है, हम अपने पेरेंट्स की बातों को अनसुना करते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी बातों को मानते नहीं। वो कहते कुछ और है, हम करते कुछ और हैं, उनको अपोज करते हैं। सेम, हमारा एग्जिस्टेंस पेरेंट्स की वजह से है, लेकिन हम पेरेंट्स को अपोज करते हैं। सेम उसी तरह से ईएमएफ का एग्जिस्टेंस फ्लक्स के चेंज की वजह से है, और ये फ्लक्स के चेंज को ही क्या करती है? अपोज करती है। ये इस बात का मतलब है। कैसे, जरा समझने के लिए हमने डायग्राम लिया। और बच्चों, इस डायग्राम में हमने एक बार मैग्नेट कंसीडर की है बेटा, जिसमें साउथ पोल एज वेल एज नॉर्थ पोल, एंड दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। और यहां पर हमने एक लूप या एक कॉइल जो उसको पुट कर दिया, दिस इज ए कॉइल। और हम इस मैग्नेट को मूव करवा के, इस तरह से पकड़ के इसको हम, और इसको इस कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? सो दिस एरो शोज दैट द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल। अब बच्चों जरा सोचे क्या होगा। ये हमारे पास क्या है बेटा? दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो बच्चों, जैसे जैसे इस नॉर्थ पोल को हम इस लूप के पास ले जाएंगे, तो अब यहां से जो लाइनें इमिट हो रही हैं, उन लाइनों का इफेक्ट जो होगा इस कॉइल पे, वो लगातार क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। मतलब अभी एट प्रेजेंट सपोज मैं मानूं कि इसमें से एक लाइन पास हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये मैग्नेट नज़दीक आती जाएगी, वैसे वैसे इसमें से जो लाइनें क्रॉस हो रही है वो लगातार बढ़ती जाएंगी। और जब कभी नंबर ऑफ लाइनें किसी एरिया को क्रॉस करती हैं, वो बढ़ती हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब एक ही होगा, क्या? कि इस कॉइल पे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो लगातार क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है बेटा। फिर मैं रिपीट करता हूं, जैसे जैसे हम इस नॉर्थ पोल को मूवमेंट करके या मैकेनिकल वर्कडन के बेसिस पे नज़दीक लेकर आएंगे, तो वैसे वैसे इससे जो लाइनें इमिट हो रही हैं, उन लाइनों का इफेक्ट जो होगा इस कॉइल पे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब यदि फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो आंसर है यहां पर करंट जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगी। गैलोमीटर यदि लगा दे तो वो डिफ्लेक्शन देगा। अब बात यह आती है कि इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहली बात ये कि हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, तो आंसर है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है बेटा हमारा, वो इसी तरफ है जिस तरफ से मैग्नेट आ रही है। ये दिस इज द ऑब्जर्वर। ये बात आपको याद रखनी है। मैं फिर रिपीट करता हूं इसको, कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो उसी तरफ होगा जिस तरफ से मैग्नेट आ रही है। सो वी कैन से दिस इज द ऑब्जर्वर। ऐसा क्यों कहा बेटा हमने? ऐसा हमने बच्चों इसलिए कहा है क्योंकि जब कभी किसी लूप में करंट फ्लो होता है, से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज हुआ तो उसको साउथ पोलरिटी बोलेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको नॉर्थ पोलरिटी बोलेंगे। लेकिन हमने पहले पढ़ा हुआ है बेटा कि जब किसी लूप में करंट फ्लो करता है से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सपोज वो बन गई साउथ पोलरिटी। लेकिन बच्चों, जब उसी लूप को, जैसे ये लूप है, इसमें हमने मान लिया करंट क्लॉकवाइज है, साउथ पोलरिटी, जब इसी लूप को मोड़ के आप देखोगे कागज को, तो पीछे की तरफ आपको नजर क्या आएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। ये आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं, खुद ट्राई आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये हमने एक लूप लिया इस तरह से, और यहां पर मैंने दो एरो बनाए। अब आप बताओ यहां पोलरिटी क्या होगी? तो आपने आंसर दिया कि सर यहां पर साउथ पोलरिटी होगी, एक चीज। लेकिन बच्चों, इसी कागज को मोड़ के ध्यान से देखो आप, ये दोनों एरो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगे। मतलब ये क्या बन गया बच्चों? ये नॉर्थ पोलरिटी बन गई। तो मतलब कहने का ये है बेटा कि जहां से देख रहे हैं वो साउथ है, और उसके पीछे वाला क्या है? नॉर्थ। एरो देखो आप, उल्टा। यदि ये नॉर्थ होता आगे तो पीछे साउथ बनता। तो हम यहां जो आंसर दे रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं? जिस तरफ से मैग्नेट आ रही है उसके रेस्पेक्ट में आंसर दे रहे हैं, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो पोलरिटी साउथ भी होगी, नॉर्थ भी होगी। लेकिन हमें जो आंसर देना है वो किसके रेस्पेक्ट में देना है? जो जिस तरफ से मैग्नेट आ रही है उस तरफ हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान सकते हैं या ऑब्जर्वर मान सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आंसर दे रहे हैं। सेकंड, ये जो कॉइल आपको नजर आ रहा है बेटा, ये कॉइल ऐसे नहीं, ये कॉइल ऐसे रखा है इस तरह से। इसका प्लेन जो है वो इस नोटबुक के या पेपर ऑफ प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ऐसे नहीं है, ये ऐसे रखा गया है, और इस तरह से मैग्नेट आ रही है इसके पास, इन दिस वे। ये बात आपको याद रखनी है। तो जब ये नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा।
अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें सपोज करें करंट आया क्लॉकवाइज इसके रेस्पेक्ट में इधर से, तो यदि बच्चों इसमें करंट क्लॉकवाइज आता है तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करके देखें क्या होगा। यदि करंट इसमें क्लॉकवाइज आता है तो आप आंसर देंगे कि सर यहां पर साउथ पोलरिटी बनेगी, क्लॉकवाइज है। अब यदि साउथ पोलरिटी बनी तो ये साउथ और ये नॉर्थ, साउथ नॉर्थ में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो ये साउथ इसको खींच लेगा। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट हमारे पास है वो क्या है, दैट इज अपोज। अपोजिशन कब होगी, जब यहां पर साउथ आए तब या नॉर्थ आए तब, तो आंसर नॉर्थ नजदीक आ रहा है। अपोजिशन तभी होगी जब यहां भी नॉर्थ पोलरिटी जनरेट हो। अपोज कब करेगा, जब ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पोलरिटी जनरेट होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो नॉर्थ होगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इस तरह से, ये इसका मतलब है। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने इस तरफ दिखाया ये। तो यहां से पोलरिटी नॉर्थ है तो ये भी क्या आया, नॉर्थ आया। अब नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा बच्चों, एक रिपल्शन होगा। मतलब ये कि जब आप अपने हाथ में मैग्नेट लेके धीरे धीरे आगे चलोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा क्या कि कोई ना कोई फोर्स जो है वो आपको अपोज कर रहा है, एक प्रेशर लग रहा है आपके हाथ के ऊपर, किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो ऑटोमेटिक आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको आगे पुश करने के लिए। तो अब आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी फ्लक्स इंक्रीज हो तो उस केस में पोलरिटी जो जनरेट होगी सेम होगी। सेम का मतलब यदि नॉर्थ लेकर आएंगे तो यहां नॉर्थ जनरेट होगा, साउथ लेकर आएंगे तो यहां साउथ जनरेट होगा, ये इसका मतलब है। सेम पोलरिटी जनरेट होगी कब, जब ये होगा। नंबर 2 रिपल्शन होगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहा है, रिपल्शन होगा। नंबर 3 पुश करेगा, क्योंकि जब रिपल्शन होगा तो धक्का देगा उसको, पुश करेगा। और नंबर 4 जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है बेटा, और ये भी ध्यान रखना फर्स्ट, क्या, इंड्यूस फील्ड ड्यू टू इंड्यूस करंट विल बी एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से ये हमने मान लिया। तो ये जो डार्क लाइन मैंने दिखाई है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिखाई है। और इसमें बेटा करंट कैसे आया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फील्ड किस तरफ आया, इस तरफ। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और बच्चों ये क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। तो यही बात मैंने लिखी है कि दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल। तो 4 बातें आपको याद रखनी है। क्या, जब भी फ्लक्स इंक्रीज होगा, नंबर 1 सेम पोलरिटी जनरेट होगी, नॉर्थ है तो नॉर्थ बनेगा, साउथ है तो साउथ बनेगा, कब, जब नजदीक आएगा। नंबर 2 रिपल्शन होगा, नंबर 3 पुश करेगी, और नंबर 4 इंड्यूस फील्ड जो है वो एंटी पैरेलल होगा एक्सटर्नल फील्ड के। ये हमने लिखा है इसके अंदर से। और अब इसमें हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स, व्हेन एन पोल या नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज इंक्रीज। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स। और करंट जो जनरेट होगा वो अपोज करेगा उस फ्लक्स को, जो उसको फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है। और दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द करंट इंड्यूस इन द कॉइल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, मैंने लिख भी दिया, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द साइड ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरफ जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस, ये हमारा फर्स्ट केस था जब मैग्नेट नजदीक जा रही है। अब हमने सेकंड केस लिया, अब मैग्नेट को दूर ले जाया जा रहा है, वापस ले जाया जा रहा है। इसका मतलब ये है मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल। तो इस बार नॉर्थ पोल जो बेटा वो इस कॉइल से दूर जा रहा है। अब जब दूर जाएगा तो अब इसके ऊपर जो फील्ड लाइनें जो इसको क्रॉस कर रही थी उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव जो होगा इसके ऊपर वो घटेगा, डिक्रीज होना शुरू होगी। तो इसका मतलब इस बार फ्लक्स क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। अब जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आंसर है इंड्यूस ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस करंट होगा। अब इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ताकि ये इसको दूर जाने से भी रोक सके। अब पहले नजदीक आ रही थी, इस बार दूर जा रहा है। अब सपोज करें ये दूर कौन जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है,
यदि यहाँ पर भी नॉर्थ मान लें तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा तो और धक्का मारेगा उसको और दूर भेजेगा, जबकि दूर जाने से रोकना है उसको। कब रुकेगी? जब ये नॉर्थ है तो ये क्या बन जाए बच्चों? साउथ बन जाए। और ये साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, अपोज करेगा, ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब जब कभी भी फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आपको पहली बात क्या याद रखनी है? अपोजिट पोलरिटी। मतलब नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ बनेगा, और यदि साउथ दूर जाता तो नॉर्थ बनता। दूसरा बच्चों, यहां पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस बार, और अट्रैक्शन होगा तो यहां पर पुश की जगह पुल होगा इस बार, जबकि पहले केस में पुश था, इस बार पुल करेगा। और चौथा, इंड्यूस्ड फील्ड। अब यहां यदि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, पहले केस में एंटी क्लॉकवाइज थी, इस बार क्लॉकवाइज है, इस तरह से क्लॉकवाइज है इसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो फील्ड किस तरफ आया? इस तरफ। तो इस बार इंड्यूस्ड फील्ड जो है बेटा वो गिवन फील्ड के पैरेलल होगा। गिवन फील्ड भी इधर ही है और इंड्यूस भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब जब कभी फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये बातें याद रखनी है, जब कभी फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये बातें आपको याद रखनी है। इंक्रीज वाले में सेम पोलरिटी, रिपल्शन, पुश, इंड्यूस्ड फील्ड एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। फ्लक्स डिक्रीजेज, opposite polarity, attraction, pull, induced field will be in the same direction as external field। तो इस तरह से हम इसमें कह सकते हैं। अब वही सेम थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने लिखे हैं। सो व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डिक्रीजेस, इस बार वो घटेगा, एंड हेंस द करंट इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so that south polarity generated which would result in an attractive force। तो इसका मतलब दोनों ही केस में हमने एक बात ऑब्जर्व की, क्या? कि जब नजदीक जाएगी तो उसको अपोज करेगा, दूर जा रही है तो उसको अपोज करेगा। बस फर्क इतना है कि जब नजदीक जाएगी तो रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका मतलब हम जो मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं उस मैग्नेट को मूव करवाने के लिए, फर्स्ट केस में वो मैकेनिकल वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है? अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। इन फर्स्ट केस मैकेनिकल वर्क इज डन इन मूविंग द मैग्नेट अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। और बच्चों ये मैकेनिकल वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैकेनिकल वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें एक चीज और क्या, कि यदि हम यहां पर एक गैलोमीटर लगा दें तो उस गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन बच्चों जब आप इस मैग्नेट को धीरे धीरे लेकर आएंगे तो स्लो रेट से डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन एकदम से क्विकली नजदीक लेकर आएंगे और क्विकली दूर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन एकदम से फास्ट मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस फास्ट वाले केस में जो डिफ्लेक्शन है वो हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो फर्स्ट केस में वर्क डन हुआ किसके अगेंस्ट हुआ? रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। वो किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सेकंड केस में भी वर्क डन हुआ बेटा, व्हेन एन पोल या नॉर्थ पोल मूव्स अवे देन वर्क विल बी डन, एंड दिस मैकेनिकल वर्क इज डन अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स। और ये भी कन्वर्ट किस में हो रहा है बच्चों? ये भी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। सो हम कह सकते हैं इन दोनों ही केस में जो वर्क डन हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। बस फर्क इतना है कि फर्स्ट केस में जो मैकेनिकल वर्क डन है वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ, और सेकंड केस में जो मैकेनिकल वर्क डन है वो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, एंड दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड हेंस वी कैन से लेंज लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ एक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसके बिहाफ पे कि लेंज लॉ जो है ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। बेटा हमें फ्लक्स टाइम ग्राफ दे दिया, 0 2 4 6 टाइम दे रखा है सपोज, एंड 10 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, और आपसे कह रहा है इस ग्राफ को यूज करके हमें ईएमएफ टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। वी हैव टू प्लॉट ईएमएफ टाइम ग्राफ। अभी अभी हमने बात की है बेटा कि जब भी हमें फाई टी ग्राफ देके ई पूछता है तो हम स्लोप निकालेंगे। तो यहां से स्लोप क्या आएगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आएगा? परपेंडिकुलर है 10, बेस है 2, तो यहां से डी फाइव बाई डी टी कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन ई बराबर किसके होती है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। हमने डी फाइव बाई डी टी निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला, 5 आया,
लेकिन माइनस डी फाइव बाई डी टी कितना आएगा, दैट इज -5। तो 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए जो EMF आई वो आ गई -5 वोल्ट। अब उसके बाद क्या हमारे पास, अब इसके बाद देखें 2 से 4 के लिए, तो बेटा इस केस में ये डायग्राम है कुछ ऐसे, लेकिन 2 से 4 के लिए ध्यान से देखें, स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। 2 से 4 के लिए स्लोप 0 है, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है। और बच्चों जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो उस केस में EMF क्या होती है बेटा, 0। फ्लक्स कांस्टेंट EMF इज 0। ये 2 से 4 के लिए। 4 से 6 के लिए स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि 10/2 है। लेकिन बच्चों इस बार जो स्लोप है वो थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा है, स्लोप नेगेटिव आएगा। जबकि इस केस में जो थीटा था वो 90 से लेस था, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव था। EMF इक्वल टू -d5/dt, -5 है। यहाँ स्लोप नेगेटिव है, तो ऑलरेडी स्लोप नेगेटिव है और रिलेशन में पहले से माइनस साइन है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इस बार EMF कितनी आ जाएगी, +5 वोल्ट। तो इसका मतलब EMF 0 से 2 सेकेंड के लिए -5, 2 से 4 के लिए 0 और 4 से 6 के लिए +5। तो इसका जो बच्चों ग्राफ हमारा आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा ग्राफ। दिस इज फ्लक्स टाइम ग्राफ 0, 2, 4, 6। इसी के नीचे 0, 2, 4, 6 और EMF टाइम, इधर +5 इधर -5। दिस इज EMF, दिस इज द EMF, ये लिख रखा है मैंने, दिस इज द EMF। अब 5 माइनस का जो है वो ऐसे आएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं इसको ऐसे करना है बेटा। क्यों, क्योंकि देख सकते हो आप कि यहाँ स्लोप जो है वो हर जगह सेम है, कांस्टेंट है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। जैसे 2 सेकंड में फ्लक्स कितना हो गया, 2 सेकंड में फ्लक्स हो गया 10, अगले 2 सेकंड में 20, अगले 2 सेकंड में 30, अगले 2 सेकंड में 40। तो इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो EMF जो है वो ये होगी। तो ये -5, ये 0 और ये +5, ये आ जाएगा इसका EMF टाइम ग्राफ। इसी में ही हम एक वायर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा AB, और इस वायर AB में A से B की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, और आपको 2 कॉइल दे रखे हैं C एंड D, और आपको बताना है इस C में और इस D में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कब, व्हेन द करंट इन AB इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। यदि इस AB में करंट लगातार इंक्रीज हो, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड सो ऑन। सेकेंड लगातार डिक्रीज हो, 5, 4, 3, 2, 1। एंड थर्ड कांस्टेंट फ्लो करे, से 3 एम्पियर, कांस्टेंट, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो उस केस में इन दोनों में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें बताना है। तो बच्चों हमने लिया केस फर्स्ट, व्हेन करंट इन AB इंक्रीजिंग। हमने माना कि जब इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। अब आप ये देखें राइट हैंड थंब रूल के बिहाफ पे कि जो वायर AB है इसका ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे क्या होगा, तो इस जगह आउटवर्ड होगा और इस जगह इनवर्ड होगा, नीचे की तरफ। क्योंकि किसी भी स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग में सर्कुलर की फॉर्म में फील्ड होता है, और किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो बताता है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट आएगा इस जगह वो इधर आएगा, और यहाँ टेंजेंट जो नीचे की तरफ आएगा। तो मैंने यहाँ पर डॉट दिखाए हैं, मतलब इस स्ट्रेट वायर का इस तरफ जो फील्ड वो आउटवर्ड होगा और नीचे जो होगा वो इनवर्ड होगा। अब जरा सोचें आप कि यदि इस वायर में करंट बढ़ रहा है तो क्या होगा। हमें मालूम है स्ट्रेट वायर का फील्ड क्या होता है बेटा, μ0/4π 2I/A या 2I/R, ये हम कह सकते हैं। अब यदि इस AB में करंट इंक्रीज होगा तो सराउंडिंग में जो B है, इस B को आप EXT बोल सकते हैं। EXT का मतलब एक्सटर्नल फील्ड। करंट इंक्रीज होने से वायर AB में सराउंडिंग में फील्ड इंक्रीज होगा, मतलब डॉट इंक्रीज हो रहा है और क्रॉस इंक्रीज हो रहा है। अब हमने पढ़ लिया कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, B पे। करंट इंक्रीज हुआ, फील्ड इंक्रीज हुआ, फील्ड इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब इन दोनों कॉइल पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब आप सोचें कि जब फ्लक्स इंक्रीज होता है उस केस में हमने क्या लिया था। जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इंड्यूस फील्ड एंटी पैरेलल होता है गिवन फील्ड के, ये हमने पढ़ा था।
तो इसका मतलब यहां पर गिवन फील्ड कैसा है, डॉट। तो इंड्यूस फील्ड जो बनेगा इसका कब, जब इंड्यूस करंट होगा, वो इंड्यूस फील्ड इसके एंटी पैरेलल होगा, मतलब वो क्रॉस बनेगा। अब फील्ड क्रॉस बढ़ने के लिए करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ऊपर वाले में। यदि हम ऊपर वाले में करंट मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड ऊपर आएगा, लेकिन हमें तो क्रॉस बनाना है, क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा इस तरह से। तो इसका मतलब इसमें जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और इसमें जो करंट होगा, देखो नीचे क्रॉस है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट इंक्रीज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। और जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो अब इस नीचे वाले कॉइल में जो करंट होगा, उस करंट से जो इंड्यूस फील्ड होगा वो गिवन फील्ड के एंटी पैरेलल होगा। गिवन फील्ड कैसा है, क्रॉस, तो इसका डॉट बनेगा। और डॉट बढ़ने के लिए नीचे वाले कॉइल में करंट कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसका आंसर आ जाएगा, कब, जब करंट इंक्रीज हो रहा है। सेकंड केस, यदि करंट डिक्रीज होता है तो क्या होगा। तो आंसर है बेटा, करंट डिक्रीज हो रहा है, फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब आप सोचे कि जब कभी भी फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा, तो इंड्यूस फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी बच्चों इस बार। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस वायर ए बी में करंट घट रहा है, सराउंडिंग में फील्ड घट रहा है, सराउंडिंग में फ्लक्स घट रहा है, इन दोनों कॉइल पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। और जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस फील्ड गिवन फील्ड के पैरेलल आता है। अब ऊपर गिवन फील्ड कैसा है, डॉट, तो इसका भी डॉट बनेगा। और डॉट बढ़ने के लिए, आउटवर्ड बढ़ने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसमें क्रॉस है, इसका भी क्रॉस बनेगा, और क्रॉस इनवर्ड बनने के लिए क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। और नेक्स्ट में, यदि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कांस्टेंट। अब बच्चों यदि करंट कांस्टेंट है तो फील्ड कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट है तो सराउंडिंग में फ्लक्स कांस्टेंट, और जब सराउंडिंग में फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ करंट क्या हो जाएंगे, जीरो। उस केस में दोनों कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी कैटेगरी के अंदर। हमें इनवर्ड फील्ड दे रखा है और यहाँ आउटवर्ड फील्ड दे रखा है, और इस इनवर्ड फील्ड में हमें डायग्राम जो दे रखा है इसमें आपसे कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप। एक इरेगुलर शेप का वायर जो है सर्कल की शेप में आ रहा है, और सेकंड डायग्राम में ए सर्कुलर लूप डिफॉर्म्ड इनटू ए नैरो स्ट्रेट वायर। सर्कुलर जो है एक नैरो स्ट्रेट वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बोथ। हमें इन दोनों में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी क्या होगी। अब आप ये सोचें कि यहाँ पर जो इरेगुलर है ये सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है इस तरह से, और जब बड़ा हो रहा है तो क्या होगा बेटा, एरिया इंक्रीज हो रहा है। और जब एरिया इंक्रीज होगा, और हमें पता है बच्चों कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली किसके बेटा, एरिया के। तो एरिया के इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उस केस में जो इंड्यूस फील्ड होगा वो गिवन फील्ड के एंटी पैरेलल। गिवन फील्ड कैसा है, क्रॉस। अब यदि गिवन फील्ड क्रॉस है तो अब आप बताएं इसका जो फील्ड होगा वो कैसा बनेगा, डॉट बनेगा। और डॉट बढ़ने के लिए करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर आया इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर। क्यों, फिर से, क्योंकि जब ये एक्सपेंड होगा तो इसका एरिया बढ़ रहा है, और एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा जब, तो इंड्यूस फील्ड गिवन फील्ड के एंटी पैरेलल होगा, अपोजिट होगा। गिवन फील्ड कैसा है, क्रॉस, इसका डॉट बनेगा। डॉट बढ़ने के लिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसमें देखें आउटवर्ड फील्ड दे रखा है, और सर्कल जो है वो एक नैरो स्ट्रेट वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से, एरिया घट रहा है। अब बच्चों यहाँ एरिया घट रहा है, अब यदि एरिया घटेगा तो क्या होगा, फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो अब आप बताएं इंड्यूस्ड फील्ड गिवन फील्ड के पैरेलल होगा। गिवन फील्ड कैसा है, डॉट, तो इंड्यूस भी डॉट बनेगा। और इंड्यूस डॉट बढ़ने के लिए करंट कैसे होना चाहिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आंसर है दोनों में ही जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास कहलाते हैं लेंज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में या उससे आगे वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू।